मौर्योत्तर काल के बाद आइए हम गुप्त काल साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानें। पहला है, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण काल कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा गुप्त काल। दूसरा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? उत्तर, गुप्तों ने। नेक्स्ट है, सोने के सिक्कों को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो उन अभिलेखों में दीनार कहा गया है। आइए हम गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानें। विष्णु मंदिर ये तिगवा में है, जबलपुर में है। शिव मंदिर ये भूमरा नागौदा में प्रसिद्ध है। पार्वती मंदिर ये नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर ये खोह नागौद में बना है। भीतर गांव मंदिर ये भीतर गांव कानपुर में बना है, ये ईंटों का मंदिर है। सिरपुर मंदिर ये लक्ष्मण मंदिर है, ये भी ईंटों का बना हुआ है। आइए हम गुप्त काल के प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें। सबसे पहले कालिदास। कालिदास ने ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, इनकी सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं। उसके बाद दूसरे लेखक विशाख दत्त। विशाख दत्त की दो पुस्तक महत्वपूर्ण है, एक मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। दंडिन की 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। भारत की पुस्तक है किरात अर्जुनियम। वारा मिहिर की है पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। आर्यभट्ट की पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम। इसी सूर्य सिद्धांत में बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा, ये पंचतंत्र है। पातसायन ने कामसूत्र लिखा है, शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखा है। नेक्स्ट है, संभवतः गुप्त लोग किसके सामंत थे? आपका उत्तर होगा कुषाणों के। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था, और इसके लिए गुप्त साम्राज्य के लिए शायद बिहार से ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका उत्तर होगा श्रीगुप्त। ये 240 से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आपका उत्तर होगा घटोत्कच। अगला है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? आपका उत्तर चंद्रगुप्त। शायद ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी यही था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर है चंद्रगुप्त को। गुप्त संवत जो 319-320 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, इसकी शुरुआत किसने की? आपका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। शक संवत एवं गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? उत्तर है 2 से 41 वर्षों का अंतर है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उत्तर होगा महाराजाधिराज। इसी उपाधि से पता लगता है कि चंद्रगुप्त इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यानी वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजत यानी चांदी मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? आपका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका उत्तर है समुद्रगुप्त। ये साल लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अगला है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों यानी उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। राय चौधरी ने दक्षिणापथ यानी दक्षिणावर्त की विजय को धर्म विजय कहा है। वास्तव में आर्यावर्त के जितने भी शासक पराजित हुए उनको समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन दक्षिणावर्त के शासकों को पराजित करने के बाद उनसे कर वसूल के उनको छोड़ दिया गया, इसलिए इसको धर्म विजय कहा गया है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश कौन था जिसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था तथा गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो आपका उत्तर होगा मेघवर्ण। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा है, जबकि नेपोलियन अपने जीवन का आखिरी युद्ध वाटरलू की लड़ाई हार चुका था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? आपका उत्तर होगा विष्णु का। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने अश्वमेघकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज कहा जाता है, वह कवि था, संगीतज्ञ था तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया, यानी ये संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। अगला है, समुद्रगुप्त का प्रधानमंत्री व दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्त की रचना की? आपका उत्तर होगा हरिसेन। इस प्रशस्त में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने कितने युद्ध जीते, कि कहाँ कहाँ उनका युद्ध हुआ और उनके जितने भी कहाँ कैसा कर लगाते थे, इन सब के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस महान बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया था? तो आपका उत्तर होगा वसुबंधु। और ये वृक्ष नहीं, ये भिक्षु है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आपका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, विशाख दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व एक रामगुप्त नाम का गुप्त शासक आया था, इसका वर्णन मिलता है। वास्तव में इसमें यह था कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बैठा, लेकिन वो बहुत कमजोर शासक था। जब शकों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया तो वो डर गया था, और फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको राज को ले लिया और फिर उसने शकों को हराया था। अगला प्रश्न है,
चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख उपाधि थी विक्रमादित्य। इसके अलावा परम भागवत, विक्रमांक, देवगुप्त, श्रीगुप्त, ऐसी कई उपाधियां धारण करता था। अगला है शक राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए थे? ये चांदी के सिक्के चलाए थे जो व्याघ्र प्रकार के थे, और इसी युद्ध के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आपका उत्तर होगा उदयगिरि गुहालेख में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न कौन कौन से थे? एक कालिदास थे, धनवंतर थे, ये वैद्य थे, छपरणक थे, अमर सिंह थे, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वारामिहिर, बरुरिच, कुल मिलाकर 9 नवरत्न थे, और इन्हीं को देकर या इन्हीं के आधार पर अकबर ने भी नवरत्नों का निर्माण किया था अपने यहाँ। अगला प्रश्न उज्जैनी चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त, या इसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। ये 415 से लेकर 454 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त ने। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख जो एक प्रशस्त के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी, का संबंध किस गुप्त शासक से है? आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट है सबसे अधिक अभिलेख किस गुप्त शासक के मिलते हैं? आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त के। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता लगता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हो गया था, और इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था, जिसने पुष्यमित्रों को पराजय हुई थी। नेक्स्ट है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त, जो 455 से लेकर 467 तक राजा था। अगला है हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ? आपका उत्तर है स्कंदगुप्त के समय में। अगला स्कंदगुप्त के हूणों पर विजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के काल में हुआ? आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। वास्तव में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। इसका पहला पुनरुद्धार अशोक ने किया था, उसके बाद रुद्रदामन ने किया था, और उसके बाद स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए अयोध्या में स्थानांतरित कर दी थी। अगला है स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। इससे यह पता लगता है कि विदेशों से भी संबंध रखता था और व्यापार में इसकी रुचि थी। अब हूणों के आक्रमण कार्य के बारे में देख लेते हैं। हूणों का प्रथम शासक कौन था? ये तोरमल था। हूणों का सबसे महान शासक कौन था? ये मिहिरकुल था। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था। इसके उपलक्ष्य में उसने एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। अगला है ह्वेन सांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने भी मिहिरकुल को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका उत्तर होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाते थे? आपका उत्तर होगा कुमारमात्य। कालिदास और कामंदक दोनों ने ही मंत्रिमंडल का उल्लेख किया है। अगला है गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? आपका उत्तर होगा देश, जिसके शासक को गोप्ता भी कहा जाता है। एक दूसरी भी प्रादेशिक इकाई थी, ये भुक्त कहलाती थी, जिसके शासक को उपरिक कहलाते थे। भुक्त का विभाजन विषय में जिसका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था। धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी अवस्थिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। अगला है ग्राम पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ग्रामपति या ग्रामीण या महत्तर था। अगला है ग्राम व विषय के मध्य एक और इकाई का अस्तित्व साक्ष्य मिलता है, उसका क्या नाम था? पेट या ग्राम समूह। राजा के पास अस्थायी सेना थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे। एक पैदल थे यानी पदत, रथरोही, अश्वारोही, गज सेना। नेक्स्ट देखिए, पैदल सेना की छोटी टुकड़ी को चमुई कहा जाता था। गज सेना के नायक को कटुक कहा जाता था। अश्वारोही सेना के प्रमुख को अट्वाश्व कहा जाता था, अट्वाश्वपति कहा जाता था, और साधारण सैनिक को चाड़ कहा जाता था। गुप्तचर कर्मचारी को दूत कहा जाता था, और पुलिस कर्मचारी को भट्ट या भाट कहा जाता था। ये गुप्त काल के कुछ प्रमुख अधिकारी और उनके विभाग हैं। पहला महाबलाधिकृत, ये सेना का सेनापति होता था। महादंडनायक न्यायाधीश को कहते थे। संधि विग्राहक, ये युद्ध मंत्री होता था। दंडपाशिक, ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। विनयस्थित संस्थापक, ये शिक्षा मंत्री होता था। महापक्ष पटलिक, ये लेखाध्यक्ष होता था। गुप्त काल में सामान्यतः कितना कर लिया जाता था? ये कुल उपज का 1/6 भाग था। 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक वसूला जाता था। अब हम गुप्त काल के कुछ प्रमुख करों के नाम देख लेते हैं। पहला है भाग, ये भूमि उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, उसको भाग कहा जाता था। दूसरा है भोग, ये राजा के प्रतिदिन का उपहार, फल फूल सब्जी इत्यादि जो राजा को दिया जाता था उसको भोग कहा जाता था।
उद्रंग उद्रंग भी एक प्रकार का भूमिकर था। उपरिकर यह भी एक प्रकार का भूमिकर था। भूतावात प्रत्यय यह विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला आयात शुल्क था, यानी विदेशों से जो वस्तुएं आती थी उस पर जो आयात शुल्क लगता था उसको भूतावात कहा जाता था। उसके बाद अगला कर है शुल्क, यह सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर था। अगला है, इस काल में शूद्र भी सैनिक वृत्ति अपनाने लगे थे। हुएनसांग ने शूद्रों को खेतिहर वर्ग के रूप में उल्लेख किया है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ था। याज्ञवल्क्य के अनुसार शूद्र व्यापारी, कारीगर और कृषक हो सकते थे। मनुस्मृति के अनुसार 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय क्रमशः पिता और पुत्र के तुल्य थे, यह मनुस्मृति का कथन है। अगला है, हूण लोग जो 5वीं सदी के अंत होते होते भारत आए थे, अंततः वह राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल मान लिए गए। यानी अगला है, मार्कंडेय पुराण में दान देना, यज्ञ करना यह शूद्र का कर्तव्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पिता और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मनु ने क्या बतलाया था? तो मनु ने इसको पराशर जात का कहा था, यानी वर्ण संकर था। अगला है, क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री के संतान को क्या माना गया है? कि उग्र माना गया है। कहीं कहीं क्षत्रिय की जहां वैश्य भी लिख दिया गया है, यानी वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री के संतान को भी उग्र माना गया है। अगला है, ब्राह्मण पिता और वैश्य माता की संतान को क्या कहा गया है? इसको अंबष्ट कहा गया है। वैश्य, इसको अंबष्ट कहा गया है। अगला है, कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किसने किया है? याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला प्रश्न है, एक जात के रूप में कायस्थ का उल्लेख मिलता है, ये ओशनम स्मृति में मिलता है। चांडाल शूद्र से अलग थे तथा बाहर बस्ती बनाकर रहते थे। अगला प्रश्न है, दास मुक्त के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया? आपका उत्तर होगा नारद ने। अगला है, गुप्तकालीन साहित्य एवं कला में नारी का आदर्शमय चित्रण है, परंतु व्यवहारिक रूप से उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा दयनीय हो गई थी। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथा ये सब नहीं थी। सती प्रथा का सबसे नेक्स्ट है, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख से, जहां गोपराज नामक एक सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख मिलता है। अगला है, याज्ञवल्क्य ने पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी माना है। अगला है, कात्यायन भी स्त्री धन के समर्थक थे। उनके अनुसार स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति भी बेच सकती थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और तथा वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। नेक्स्ट है, नारद के अनुसार संतानहीन व्यक्ति की संपत्ति पर राज्य को प्राप्त हो जानी चाहिए, परंतु राजा का यह कर्तव्य है कि वह विधवा का पालन पोषण करे। नारद ने इसे सनातन धर्म माना है। अगला है, नारद एवं पाराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया है। तो कभी कभी प्रश्न आता है विधवा विवाह का समर्थन किस स्मृति में हुआ? तो आपका उत्तर होगा नारद स्मृति में। आगे है, आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के प्रकार। पहला, क्षेत्र, यानी किस भूमि को क्षेत्र कहा जाता था? तो खेती के लिए जो भूमि उपयुक्त होती थी उसी को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने वाली योग यानी निवास करने वाली योग को वास्तु कहा जाता था। खिल, जो भूमि जोती नहीं जाती थी यानी एक तरह से बंजर भूमि थी उसी को खिल कहा जाता था। अपरहत, बिना जोती गई जंगली भूमि अपरहत कहलाती थी। चारागाह, पशुओं के चारागाह योग जो जमीन होती थी, भूमि होती थी, उसी को चारागाह कहा जाता था। अगला है, मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में चीनी रेशम को चुनानसुक कहा जाता था और रेशों से बने कपड़े को दुकूल कहा जाता था। रामायण तथा महाभारत को अंतिम रूप से संपादन गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तर भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम वृद्ध होते थे वह मुखिया लोगों का एक अलग वर्ग हो गया था, उनको महत्तर कहा जाता था। गुप्त काल में पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह ताम्रलिप्त था। गुप्त काल में पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह भरूच या भड़ोच था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक भूमि अनुदान किस काल में दिया गया? आपका उत्तर होगा गुप्त काल में। सिंचाई के लिए रहट या घंटी का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र उज्जैन था। नेक्स्ट है, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 शेष हैं, जिनमें से गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र विशेष प्रशंसनीय है और यह गुप्त काल में बनी थी। गुफा संख्या 16 गुप्त काल में बनी थी। अगला है, गुफा संख्या 17 को चित्र को चित्रशाला कहा गया है। चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महान परिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्रों को उद्धृत किया गया है। अगला है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित थी? तो आपका उत्तर होगा महायान शाखा से। गुप्त काल में निर्मित एक दूसरी गुफा थी जिसका नाम था बाघ की गुफा। ये बाघ की गुफा थी, जो बाघ यानी मध्य प्रदेश में स्थान है बाघ, यह धार जिले में पड़ता है। यहाँ विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? ये थे आपके धन्वंतरी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को
संस्कृत का संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? आपका उत्तर होगा आर्यभट्ट ने। अगला है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन थी? आपका उत्तर होगा संस्कृत। अगला है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। अगला है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ और त्रिमूर्ति के साथ अर्धनारीश्वर अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में हुआ। यानी त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर दोनों अवधारणाओं का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। अगला है, कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता थी। यानी प्रथम रचना अभिज्ञान शकुंतलम थी और दूसरी रचना भगवत गीता थी। अगला है, गुप्त काल में व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? इनको नैगम कहा जाता था। नेक्स्ट है, सार्थ क्या होते थे? तो ये व्यापारियों का समूह को सार्थ कहा जाता था। सार्थवाह कौन था? तो जो व्यापारिक प्रधान था ये सार्थवाह कहलाता था। निगम ये व्यापारिक समिति का संगठन होता था। श्रेष्ठी ये निगम प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। यहाँ अगला देखिए, गुप्त काल में बटाई पर खेती करने वाले क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे सीरिन या तरियद सीरिन कहलाते थे।